आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि जो इतिहास स्कूल कॉलेजों में नहीं पढ़ाया जाता, 5000 साल के इतिहास को लेकर अभी तक के इतिहास में किस तरह बुद्धिजीवियों द्वारा किस प्रकार का घालमेल किया गया है, सही इतिहास क्या है और झूठा इतिहास क्या है। आज की इस वीडियो में पूरे प्रमाण और तर्क के साथ सही इतिहास के बारे में जानते हैं। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखें, तभी जाकर पूरे इतिहास के घालमेल को समझ पाएंगे, नहीं तो इतिहास के पन्नों से गायब किया हुआ रहस्य को जान नहीं पाएंगे। तो चलें वीडियो में आगे बढ़ते हैं। के अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। इतिहासकार लेखन में इतिहासकार कुछ छोड़ते हैं, कुछ जोड़ते हैं और कुछ का चयन करते हैं। ये छोड़ना, जोड़ना और चयन ही इतिहास का स्वरूप तय करता है। फिर तो तय है कि ऐसा इतिहास लेखन पूरी मानव जाति का इतिहास नहीं हो सकता है। वास्तविकता का इतिहास और इतिहासकारों के उपलब्ध इतिहास में फर्क होता है। जैसा कि कहा गया कि इतिहास लेखन में इतिहासकार कुछ छोड़ते हैं और कुछ जोड़ते हैं और कुछ का चयन करते हैं और सिर्फ इसे ही किसी देश के इतिहास की संज्ञा प्रदान कर दिया करते हैं। ऐसा इतिहास वस्तुतः राजनीतिक शक्ति मात्र का इतिहास होता है, जो भारी पैमाने पर हुई हत्याओं तथा अपराधों के इतिहास से भिन्न नहीं है। चिनुआ एचबी ने लिखा है कि जब तक हिरन अपना इतिहास खुद नहीं लिखेंगे, तब तक हिरणों के इतिहास में शिकारियों की शौर्य गाथाएं गाई जाती रहेगी। इसलिए भारत के इतिहास में वैदिक संस्कृति उभरी हुई है, बौद्ध सभ्यता चिपकी हुई है और मूल निवासियों का इतिहास बीच बीच में उखड़ा हुआ है। इतिहास सिर्फ वो नहीं है जिसे शासकों ने लिखवाया है और जो लिखा गया है, बल्कि इतिहास वो भी है जिसे हमारे पुरखों ने सहा है लेकिन लिखा नहीं गया है। छद्म इतिहास क्या है? इतिहास लेखन में वह दावा जो इतिहास की तरह प्रस्तुत किया जाता है, पर वह इतिहास नहीं होता है, बल्कि इतिहास जैसा दिखाई देता है, पर वह छद्म इतिहास होता है। छद्म इतिहास और वास्तविक इतिहास की पहचान करना ही सही इतिहास दृष्टि है। यह विचित्र इतिहास है। बोध है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद वैदिक युग आया। सिंधु घाटी की सभ्यता नगरी थी, जबकि वैदिक संस्कृति ग्रामीण थी। ये उल्टा है। अब इसमें एक सवाल है, भला कोई सभ्यता नगरीय जीवन से ग्रामीण जीवन की ओर चलती है क्या? सिंधु घाटी सभ्यता में बड़े बड़े नगर थे, स्नानगार थे, चौड़ी चौड़ी सड़कें थी, बेहद उम्दा किस्म की सभ्यता थी। वहीं वैदिक युग में पशुचारक थे, कच्ची मिट्टी के घर थे, नरकुलों की झोपड़ियां थी। तुर्रा यह है कि ये नरकुलों की झोपड़ियां उसी पश्चिम उत्तर भारत में उगी जहां बड़े बड़े सिंधु साम्राज्य के भवन थे। आपको ऐसा इतिहास बोध उल्टा नहीं लगता है? आप पढ़ते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता में लेखन कला विकसित थी और फिर उसके बाद की वैदिक संस्कृति में पढ़ने लगते हैं कि वैदिक युग में लेखन कला का विकास नहीं हुआ था। वैदिक युग में लोग मौखिक याद करते थे और लिखते नहीं थे। ऐसा भी होता है क्या? पढ़ी लिखी सभ्यता अचानक अनपढ़ कैसे हो जाती है? आप यह भी पढ़ते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता में मूर्ति कला थी, फिर उसके बाद पढ़ते हैं कि वैदिक युग में मूर्ति कला नहीं थी। क्या ये सब उल्टा नहीं है? भारत में स्तूप, स्थापत्य, लेखन कला, मूर्ति कला, बर्तन कला आदि का विकास निरंतर हुआ है, कोई गैप नहीं है। यदि इतिहास में ऐसा गैप आपको दिखाई पड़ रहा है तो वह वैदिक संस्कृति को भारतीय इतिहास में एडजस्ट करने के कारण दिखाई पड़ रहा है। यह कैसा इतिहास है? लेखन है कि जिन वेदों के खुद का ही ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त नहीं है, उन्हें ही ऐतिहासिक साक्ष्य मान लिया गया है। ऋग्वेद युग, फिर उत्तर वैदिक युग, फिर सूत्रों का युग, फिर महाकाव्यों का युग, फिर धर्मशास्त्र का युग। ये भारत का भौतिक इतिहास नहीं है, ये तो संस्कृत साहित्य का इतिहास है। किसी भी देश का भौतिक इतिहास ऐसे नहीं लिखा जाता है, लिखा भी नहीं गया है। साहित्य का इतिहास ऐसे लिखा जाता है। वैदिक युग सही मायने में इतिहास का टर्मिनोलॉजी नहीं है। आप लोगों से एक सवाल है, कहीं आप लोग पढ़े हैं कि बाइबल युग
पुराण युग, वैदिक युग, महाकाव्य युग और सूत्र युग मूलतः इतिहास का नहीं बल्कि संस्कृत साहित्य के चैप्टर्स है, वरना दुनिया के इतिहास में किसी देश का ऐतिहासिक चैप्टर्स के नाम बाइबल युग, पुराण युग और शहीद युग नहीं है। वैदिक भाषा पुरानी है और वैदिक संस्कृति भी पुरानी है, तब इस तथ्य के भी पड़ताल की जानी चाहिए। वैदिक युग के तथाकथित सोने के सिक्के, निष्क और चांदी के सिक्के, रज्जत कहाँ गए, जबकि धातु के सिक्के सबसे पहले गौतम बुद्ध के युग में मिलते हैं, जिसे आहत मुद्रा कहा जाता है। आज का अध्ययन जबकि पुरा अवशेषों में फ्लोरीन के मात्रा में मापन, काट, कोयले और हड्डी में रेडियोधर्मिता की मात्रा, चुंबकीय अवलोकन और वृक्ष तैथिति पर आधारित है, तब सतयुग या द्वापर जैसे मैत्रेय काल मापक से कैसी नायक या वस्तु की उम्र तय करना निरर्थक है। मिसाल के तौर पर वेदों की रचना सृष्टि के आरंभ में हुई है, किंतु वृक्ष 1100 योजन ऊंचे हैं। देवताओं का एक वर्ष मनुष्यों के 1,31,521 दिनों का होता है। ऐसे मामलों में भारत का भौतिक इतिहास ताम्र, कांस्य, लौह जैसी धातुओं और धूसर काले गिरवे जैसे मृतांडों की राह पकड़ेगा, मगर सावधानी की जरूरत यहाँ भी है। आपने एक बार पहले ही झूठ बोल दिया है कि हड़प्पा सभ्यता के बाद उत्तरी भारत में वैदिक युग आया है। अब इसे साबित करने के लिए आप दूसरा झूठ भी बोल रहे हैं कि उत्तरी भारत में ताम्र युग के बाद सीधे लौह युग आ गया। आपने कांस्य युग की सभ्यता को वैदिक युग की झूठी तोप से उड़ा दिया। पश्चिम उत्तर भारत में ताम्र युग के बाद कांस्य युग आया था। सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्य युग का प्रतीक है, मगर पूर्वी भारत में इतिहासकारों ने ताम्र युग के बाद सीधे लौह युग ला दिए और वो कांस्य युग को खा गए। जब लौह की खोज नहीं हुई थी तब लोग तांबे को ही लोहा कहा करते थे। तांबे का लोहा इसलिए कहते थे कि तांबे का रंग लोहित होता है। लोहित का अर्थ है लाल रंग का। लाल रंग का कौन होता है, तांबे या लोहा? जब लोहे की खोज नहीं हुई थी तब लोग तांबे को ही लोहा कहा करते थे। तांबे को लोहा इसलिए कहते थे कि तांबे का रंग लोहित होता था। लोहित का अर्थ है लाल रंग का। लाल रंग का कौन होता है, तांबा या लोहा? जाहिर है कि लाल रंग का तांबा होता है, इसलिए लोग तांबे को ही लोहा कहते थे। लोहा से ही लहू शब्द बना है। लहू का अर्थ है खून। खून के रंग का कौन होता है, तांबा या लोहा? पाली में तांबे को लोहा कहा जाता है, अर्थात पाली तब की है जब लोहे की खोज नहीं हुई थी। तब सरसरी नजर से ही पाली का इतिहास उत्तरी भारत में ईसा से 1000 साल पहले छलांग मार देता है। स्तूपों का इतिहास, लेखन कला का इतिहास, मूर्ति कला का इतिहास सभी कुछ सिंधु घाटी सभ्यता से निरंतर मौर्य काल और आगे तक जाता है। बेशर्त कि आप मान लीजिए कि सिंधु घाटी साम्राज्य से लेकर मौर्य साम्राज्य और आगे तक टूटती जुड़ती बौद्ध सभ्यता की कड़ियां थी। भारत में मौजूद सभी स्तूपों की मौर्य काल के बाद का बताया जाना गलत है। अनेक स्तूप सिंधु घाटी सभ्यता के काल के हैं, कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के बाद के हैं, कुछ मौर्य काल के हैं, कुछ मौर्य काल के बाद के भी हैं। कहीं मिट्टी का स्तूप है, कहीं पत्थर का स्तूप है, कहीं ईंट का स्तूप है तो कहीं संगमरमर का स्तूप है। मनोती स्तूप है, छोटा स्तूप है, मझला स्तूप है, बड़ा स्तूप है, गोल स्तूप है, चाकुर स्तूप है, अति प्राचीन स्तूप है, प्राचीन स्तूप है, वेदी का स्तूप है, बिना देवी का स्तूप है, सीढ़ीदार स्तूप है, बिना सीढ़ी का स्तूप है। सभी अलग अलग प्रकार के सैकड़ों स्तूपों को इतिहासकारों ने मौर्य काल से लेकर कुषाण काल के चंद पन्नों से समेट लिया है, जबकि इतिहास गवाह है कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी स्तूपों था और पूर्व मौर्य काल में भी स्तूप था। पिपरहवा का स्तूप मौर्य काल से पहले का है। खुद मौर्य काल में नए स्तूप बने और कई पूर्व मौर्य काल के स्तूपों की मरम्मत हुई, जिसमें निगलुआ सागर का स्तूप शामिल है। अभिलेखीय साक्ष्य पुख्ता सबूत देता है कि सम्राट अशोक से पहले भी
स्तूपों की परंपरा थी। आप सम्राट अशोक के निगलवा अभिलेख को पढ़ लीजिए, जिसमें लिखा है कि अपने अभिषेक के 14वें वर्ष में उन्होंने निगाली गांव में जाकर कोनागमन बुद्ध के स्तूप के आकार को वर्धित करवाया था। ये चित्र संख्या 1 में आप देख सकते हैं। कनकमुनि कोनागमन बुद्ध का स्तूप सम्राट अशोक के काल से पहले बना था, जिसका समर्थन उन्होंने कराया था। गौतम बुद्ध से कनकमुनि बुद्ध अलग थे और पहले थे। भारत और भारत के बाहर जो बड़े पैमाने पर स्तूप मिलते हैं वो सभी मौर्य काल के बाद के नहीं हैं, बल्कि अनेक सिंधु घाटी और मौर्य काल के बीच के भी हैं। मगर इतिहासकार गौतम बुद्ध से पहले स्तूप होने की बात सोचते ही नहीं हैं। परिणामतः वो मौर्य काल से पहले के बने स्तूप सभी स्तूपों का भी खींचकर मौर्य काल तथा उसके बाद लाते हैं। यदि वो ऐसा नहीं करते तो सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर मौर्य काल तक कहीं भी स्तूपों की श्रृंखला नहीं टूटेगी। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया था तथा उन पर स्तूपों का निर्माण किया गया था। जाहिर है कि स्तूपों की निर्माण कला बुद्ध से पहले भी मौजूद थी। बुद्ध ने खुद महापुरुषों की शरीर धातु पर स्तूप बनाने को कहा था। उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद को चौराहे पर स्तूप निर्मित करने की बात कही थी। कोई भी शिल्प कला रातों रात पैदा नहीं होती है। स्तूप कला का भी बकायदा विकास हुआ है। कई पीढ़ियों ने, कई गणों ने इसके विकास में अपना अपना योगदान दिया है। दुनिया की टॉप एकेडमिक पत्रिकाओं में साइंस शुमार है। इसे अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द एडवांस ऑफ साइंस प्रकाशित करता है। साइंस के अंक 320 में यूनिवर्सिटी ऑफ नेपाल, इटली के भारत और सेंट्रल एशिया की सभ्यताओं के प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता प्रोफेसर जियोवान्नी बेराडी का मोहनजोदड़ो के स्तूप पर एक लेख छपा है। ये चित्र संख्या 2 में आप देख सकते हैं। पुरातत्ववेत्ता बेराडी ने गहन जांच के बाद बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्तूप कई 2100 ईसा पूर्व का है। स्तूप के नाम को लेकर विवाद हो सकता है, मगर वह इमारत सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन है। यह स्तूप भिक्षुओं के आवास से घिरा हुआ है। RWDH अंकिन विश्वविद्यालय जर्मनी के पुरातत्ववेत्ता माइकल जॉनसन ने बेराडी के रिसर्च पर मुहर लगाते हुए लिखा है कि मोहनजोदड़ो का स्तूप सिंधु घाटी सभ्यता के काल का है। पुरातत्ववेत्ता दोनों ने कहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता पर पुनर्विचार करने की जरूरत है, क्योंकि यह स्तूप कुषाण काल का नहीं है। इसलिए मैं भी कहता हूं कि सिंधु घाटी की सभ्यता मूलतः बौद्ध सभ्यता है। जैसा कि भारत और सेंट्रल एशिया की सभ्यताओं के प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता प्रोफेसर जियोवान्नी बेराडी ने जांच उपरांत बताया है कि मोहनजोदड़ो का स्तूप सिंधु घाटी सभ्यता के समय का है। यह कुषाण कालीन नहीं है। अब तक इतिहासकार इसे कुषाण कालीन मानते रहे, कारण कि स्तूप के पूर्वी बौद्ध मठ से कुषाण कालीन सिक्के मिले हैं। प्रोफेसर जियोवान्नी बेराडी ने कहा है कि स्तूप के कला निर्धारण में इन सिक्कों की कोई खास भूमिका नहीं है। स्तूप का अस्तित्व सिक्कों से अलग है। स्तूप की निर्माण सामग्री, अभिकल्पन, ईंटें, प्लेटफॉर्म सब कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन है। ये चित्र संख्या 3 में आप देख सकते हैं। क्योंकि कुषाण काल बौद्धों के लिए सुनहरा काल था, बौद्धों को पता रहा होगा कि मोहनजोदड़ो का स्तूप किसी पूर्व बौद्ध का है। शायद यही कारण था कि उनकी आवाजाही उस स्तूप तक थी और ऐसे में वहां कुषाण कालीन सिक्के मिलना असंभव नहीं है। मोहनजोदड़ो की खुदाई में विशाल स्नानगार मिला है। स्नानगार के आंगन में जलाशय मिला है। जलाशय के 3 ओर ब्राह्मण और उनके पीछे कई कमरे थे। इतिहासकार मेके ने बताया है कि कमरे वाला स्नानगार पुरोहितों के लिए था, जबकि विशाल स्नानगार सामान्य जनता के लिए था तथा इसका उपयोग धार्मिक समारोह के लिए अवसर पर किया जाता था। डीडी कोसंबी ने लिखा है कि पूरे ऐतिहासिक युग में ऐसे कृत्रिम ताल बनाए गए हैं, पहले स्वतंत्र रूप में, बाद में मंदिरों के समीप। सवाल अब ये उठता है कि
सिंधु घाटी के लोग विशेष धार्मिक अवसरों पर विशाल स्नानगार में पुरोहितों के संग स्नान तथा शुद्धिकरण करके कहाँ जाते थे। मंदिर तो था ही नहीं। वहीं स्तूपों में, स्नानगार के बगल के स्तूप में, उत्तरी बिहार के वैशाली में पुरातत्वविदों ने आनंद स्तूप के बगल में ठीक ऐसा ही विशाल स्नानगार खोज निकाला है जैसे कि मोहनजोदड़ो में है। 1826 में मैसन ने पहली बार हड़प्पा में स्तूप ही देखा था। बर्नेस 1831 में देखा था और कनिंघम 1853 ने भी स्तूप ही देखा था। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई बाद में हुई। राखलदास बंदोपाध्याय ने भी 1922 में मोहनजोदड़ो के बौद्ध स्तूप की खुदाई में ही सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज की थी। इसलिए सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई में स्तूप नहीं मिला है, बल्कि स्तूप की खुदाई में सिंधु घाटी की सभ्यता मिली है। मगर इतिहासकारों को सिंधु घाटी की सभ्यता के इतिहास को ऐसे लिखने में जाने क्या परेशानी है, जबकि सच यही है। मोहनजोदड़ो की खुदाई में सिर्फ स्तूप ही नहीं, बौद्ध विहार भी मिला था, जिसका विवरण स्वामी शंकरानंद ने हिस्ट्री ऑफ मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा में प्रस्तुत किया है। लिखा है कि राखलदास बंदोपाध्याय को 1922-23 के शरद मौसम में खुदाई करते वक्त एक बुद्ध विहार मिला। विहार का मुख पूरब की तरफ था। पूर्वी भाग में 2 बड़े सामान्य कक्ष, एक प्रवेश द्वार, गुफानुमा सुरंग, मूर्ति कक्ष एवं सीढ़ियां हैं। कुछ छोटे कक्षों का उपयोग भिक्षुओं के अवशेष रखने के लिए उपयोग किया जाता है। कमरा संख्या 22, 27 एवं 29 ऐसे ही कमरे हैं। गुजरात स्थित धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर है। यहाँ स्तूप मिले हैं। उनमें से एक पंजाब स्थित संघोल के धम्म चक्र स्तूप से मेल खाता है। ऐसे स्तूपों में और ब्रूत में तिल्ली बने होते हैं। ये चित्र संख्या 4 में आप देख सकते हैं। स्तूप का नाम सुनते ही दिमाग में एक अर्धगोलाकार संरचना की तस्वीर उभरती है, मगर हर जगह स्तूप अर्धगोलाकार नहीं है। स्तूप धम्म चक्र के आकार के भी हैं, जिनमें 8 और बने हुए हैं। धम्म चक्र में भी 8 और हैं, एक दूसरों में और संख्या में 12, 24 और 32 है। 24 और 32 संख्या अशोक चक्र की याद दिलाती है। अशोक चक्र में भी 32 और 24 और है। ऐसे स्तूप पंजाब जिला फतेहगढ़ साहिब के गांव संघोल में मिले हैं। कभी संघोल में भिक्षु संघ था, इसलिए इसका नाम संघोल है। ये चित्र संख्या 5 में आप देख सकते हैं। स्तूप की खुदाई 1968 में हुई थी। स्तूप से एक 100 पत्थर की मजुसा मिली है। मजुसा के ढक्कन पर खरोष्टी लिपि में एक बौद्ध स्कॉलर का नाम लिखा है। वह स्कॉलर भद्रक थे। उन्हीं का अस्थि भस्म उस मंजूषा में है। धोलावीरा का स्तूप संघोल के स्तूप से मेल खाता है। सिंध साम्राज्य के अनेक नगरों में स्तूप मिले हैं। हड़प्पा में स्तूप मिला है, मोहनजोदड़ो में स्तूप मिला है और फिर धोलावीरा में भी स्तूप मिला है। जाने क्यों इतिहासकार बताते हैं कि स्तूप कुषाण काल के हैं। भाई, कुषाण काल तो बुद्ध की मूर्तियों के लिए जाना जाता है। यदि सिंधु घाटी सभ्यता के ये स्तूप कुषाणों ने बनाया है तो वो सिर्फ स्तूप ही क्यों बनवाते? वो तो सिंधु घाटी की गली गली, हर चौक चौराहे पर बुद्ध की मूर्तियां बनवाते। वो तो गांधार कला के आविष्कारक थे और बुद्ध की मूर्तियों के लिए तो कुषाण राज्य इतिहास में जाने जाते हैं। यदि सिंध साम्राज्य के ये स्तूप कुषाण काल के हैं तो कुषाणों से करीब 1500 साल पहले तो आपके अनुसार आर्य आए थे जो सिंध साम्राज्य पर कब्जा किए। फिर वो सिंधु घाटी के डगर डगर में मंदिर अवतारों की मूर्तियां क्यों नहीं बनवाई गए? मान लीजिए कि 1500 ईसा पूर्व में आर्यों का आक्रमण हुआ और हड़प्पा मोहनजोदड़ो निस्तनाबूद हो गए। सिंध साम्राज्य जीत लिया गया और आर्य साम्राज्य स्थापित हो गए, तो क्या सिंध साम्राज्य के ऊपरी लेयर पर आर्य साम्राज्य के निशान मिलते हैं? क्या मंदिर मिलते हैं? क्या संस्कृत मिलती हैं? क्या देवी देवताओं मिलते हैं? क्या इंद्र का शासन आया? क्या वरुण वंश का राज आया? नहीं, कुछ भी नहीं। इतिहासकार मौर्य साम्राज्य पर शुंगे के कब्जों को ही आर्य आक्रमण बताते हैं और उसे पीछे खींचकर 1500 ईसा पूर्व में ले जाते हैं, क्योंकि इसके बाद धीरे धीरे आर्य सभ्यता के तमाम निशान
मिलने लगते हैं। संस्कृत, यज्ञ, मंदिर आदि आदि। वैदिक साहित्य में लिखित दास कौन है? भारत और पश्चिम के अनेक इतिहासकारों ने दास के अनेक व्याख्याएं की है। उस भूल भुलैया में हमें नहीं पड़ना है। दास मूल रूप से बौद्ध थे। सांची और भरहुत के स्तूपों पर अनेक दास तथा दासी उपाधि धारक बौद्धों के शिलालेख हैं, जिन्होंने स्तूप निर्माण में मदद की थी। अरहत दास थे, अरहत दासी थी, यम्मी दास थे, जख दासी थी। अनेक सभी के नाम लिखे हुए हैं। सांची स्तूप पर थूपदास का वर्णन है। लिखा है मोरगिरिहा थूपदास दानथंबे। ये चित्र संख्या 6 में आप देख सकते हैं। थूपदास मेरेगिरी महाराष्ट्र के निवासी थे और भरहुत के एक स्तंभ निर्माण में मदद की थी। वैदिक साहित्य में वर्णित आर्य का सांस्कृतिक संघर्ष इन्हीं बौद्ध दास दासियों से हुआ था। वैदिक साहित्य इन दास दासियों के बारे में बताता है कि ये लोग यज्ञ नहीं करते थे और ना ही इंद्र वरुण की पूजा करते थे। स्पष्ट है कि ये बौद्ध हैं। प्राकृत भाषा में दर्शन का अर्थ दृष्टा है, मगर आर्यों ने सांस्कृतिक दुश्मनी के कारण अपनी पुस्तकों में दास का अर्थ गुलाम नौकर कर लिया है। दास और आर्य का ये सांस्कृतिक संघर्ष 1500 ईसा पूर्व में नहीं बल्कि मौर्य काल के बाद हुआ था। सभी शिलालेख को पढ़ते जाइए। मौर्य काल तक किसी भी पुरुष और महिला के नाम से दास दासी नहीं जुड़ा है। दास दासी जुड़े नाम शिलालेखों में मौर्य काल के बाद दिखाई पड़ते हैं। सांची भरहुत के स्तूपों पर पहली बार अनेक नाम दास दासी से जुड़े दिखाई पड़ते हैं। दास दासी से जुड़े ये सभी नाम बौद्धों के हैं। इन्हीं दास दासियों से आर्यों का वैचारिक संघर्ष हुआ था, जो वेदों में लिखा हुआ है। वेदों में लिखे आर्य दास संघर्ष को हम कतई मौर्य काल से पहले नहीं ले जा सकते हैं, कारण कि मौर्य काल तक हमें दास दासी उपाधि धारक कोई नाम मिलता ही नहीं है। मौर्य काल के बाद की है। यही कारण है कि ऋग्वेद में भी स्तूपों के संदर्भ मिलते हैं और रामायण में चैत्य के मिलते हैं। ये तो बहुत बताया जाता है कि ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार वर्णन है, मगर ये बहुत कम बताया जाता है कि ऋग्वेद में स्तूप का वर्णन 2 बार है। संस्कृत का स्तूप मूल रूप से पाली थूप का बिगड़ा हुआ रूप है। पाली में थूप से अनेक शब्द बनते हैं, जैसे थूप, थूपिका, थूपिकत, थुपाराह आदि, मगर संस्कृत में स्तूप से अनेक शब्द नहीं बनेंगे, कारण कि स्तूप संस्कृत के लिए बाहरी शब्द है। किसी भी भाषा में अमूमन बाहरी शब्द बांझा होता है, उनमें शब्दों को जानने की क्षमता नहीं होती है। संस्कृत के लिए स्तूप बांझा शब्द है, इसलिए संस्कृत का स्तूप पाली थूप का रूपांतरण है और ओ भाष्यकार जो ऋग्वेद में प्राप्त स्तूप की व्याख्या किसी अन्य अर्थ में करते हैं, वो गलत है। स्तूप बुद्ध न असामस्ते अंतर्निहितः, अर्थात इसमें बुद्ध अंतर्निहित है। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल सूक्त 24 छठवां अनुवाक का श्लोक संख्या 7 है। इसमें राजा वरुण को अबौद्ध अवधने राजा भी कहा गया है। पूरा का पूरा अर्थ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सारण भाषा में अर्थ कुछ अलग है। बुद्ध ने राजा वरुणो वनस्वर्थः स्तूपम ददते पुतदक्षः निचिना स्तुरुपीरे बुध असामस्ते अंतर्निहितः केतवः स्यु। ये चित्र संख्या 7 में आप देख सकते हैं। अर्थात पवित्र पराक्रम युक्त राजा वरुण सबको आच्छादित करने वाले दिन तेज पूज्य सूर्यदेव को आधारित आकाश में धारण करते हैं। इस तेज पूज्य सूर्यदेव का मुख नीचे की ओर और मूल ऊपर की ओर है। इससे मध्य में दिव्य किरणों विस्तीर्ण होती चलती है, परंतु ये अर्थ जो साधारण भाषा पर आधारित है, यह गलत है। लगभग सभी अनुवादकों ने ऐसा ही अर्थ किया है। अर्थ करते वक्त संदर्भ को देखना जरूरी होता है। जैसा कि उपरोक्त से स्वतः स्पष्ट है कि वरुण राजा की उपाधि अब बुद्ध ने है, मतलब कि वरुण बौद्ध विरोधी राजा थे
आगे स्तूपों को उलटने की बात है। अशोक द्वारा 84,000 स्तूप बनाए जाने का जिक्र फाह्यन ने अपने यात्रा विवरण के 27वां खंड में किए हैं। सांची एवं भरहुत स्तूपों का निर्माण मूल रूप से अशोक ने ही करवाया था। हुएनसांग ने अशोक द्वारा निर्मित अनेक स्तूपों का उल्लेख किया है जिन्हें उसने खुद देखा था। सारनाथ तथा तक्षशिला स्थित धर्मराज का स्तूप का निर्माण भी मूलतः अशोक के समय में ही कराया गया था। बाद के शासकों ने उन्हें परिवर्तित या रिपेयरिंग करवाया गया था। मिनांडर यवन थे, विदेशी थे, लेकिन धर्म की राह चुनी थी। बुधकारा स्तूप के पहले लेयर को अशोक ने बनवाए थे तो दूसरे मिनांडर ने बनवाए थे। दूसरे लेयर से मिनांडर का सिक्का मिला है। मिनांडर बड़े दार्शनिक थे। इंडो यूनानी इतिहास में दूजा नहीं हुआ, सो वो बड़े न्यायप्रिय थे। न्यायप्रियता ने उन्हें जनता में बड़ी शोहरत दिलाई थी। एक दिन एक शिविर में अचानक उनकी मृत्यु हुई। प्लूटार्क ने लिखा है कि मिनांडर के भस्म को लेकर जनता में झगड़े उठ खड़े हुए, क्योंकि वो जनता जनप्रिय थे कि लोग उनके भस्म पर अलग अलग स्तूप बनवाना चाहते थे। भारत के इतिहास में बुद्ध के बाद मिनांडर, मिनांडर के बाद कबीर और कबीर के बाद नानक का नाम आता है, जिनके मृत्यु शरीर को भी अपनाने के लिए जनता व्याकुल थी। खेमेंद्र सचित अवदान कल्पलता से पता चलता है कि मिनांडर ने अनेक स्तूपों का निर्माण कराया था। सम्राट अशोक के बाद पश्चिमोत्तर तथा उत्तरी भारत में सर्वाधिक स्तूप बनवाने का श्रेय कनिष्क को है। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर अनेक स्तूप बनवाए। पेशवावर के निकट कनिष्क ने एक बड़ा स्तूप बनवाए थे जिसमें बुद्ध के अवशेष रखे गए थे। एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि इसे एक यूनानी इंजीनियर अगिलस ने बनाया था। जाहिर है कि यूनानी अभियंताओं ने यूनानी तकनीक का प्रयोग किया। यही ग्रीको बुद्धिस्ट कला है जिससे स्तूप निर्माण भी अछूता नहीं रहा। गांधार क्षेत्र के स्तूपों का वस्तु विन्यास मध्य भारतीय स्तूपों जैसा नहीं है। गांधार स्तूपों काफी ऊंचे हैं। चढ़ने के लिए सीढ़ियां और सुवर्ण स्तूप एक बुर्ज जैसा दिखाई देता है। कनिष्क के पुरुषपुर स्थित 400 फीट ऊंचा स्तूप का विवरण फाह्यन ने तथा हुएनसांग दोनों ने किया है। फाह्यन ने लिखा है कि उसने जितने भी स्तूप देखे थे उनमें से यह सर्वाधिक प्रभावशाली है। तक्षशिला स्थित धर्मराज का स्तूप का निर्माण अशोक के समय में हुआ, किंतु कनिष्क के समय में आकार वर्धन हुआ। ऊंचे चबूतरे पर निर्मित यह स्तूप गोलाकार है। चारों दिशाओं में 4 सीढ़ियां हैं। ये चित्र संख्या 8 में आप देख सकते हैं। कनिष्क के काल में बल्ख तथा खोतना तक अनेक स्तूपों निर्मित करवाए गए थे। मणिक्याल क्षेत्र में कई स्तूपों बने थे। मणिक्याल रावलपिंडी से 20 मील की दूरी पर है। यहाँ से प्राय एक अभिलेख से पता चलता है कि कनिष्क के 18वें वर्ष में इन स्तूपों को बनवाया गया था। सिर्फ बुद्ध के अवशेषों पर ही नहीं, बल्कि कनिष्क ने बौद्ध साहित्य की टीकाओं को भी ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण कराकर विशेष रूप से निर्मित एक स्तूपों में सुरक्षित रखवाया था। हुएनसांग ने इस पर विस्तार से लिखा है। स्तूप निर्माण की परंपरा अशोक और कनिष्क के बाद हर्षवर्धन के शासनकाल में सर्वाधिक समृद्ध हुई है। सम्राट हर्षवर्धन ने विक्रमादित्य के नहीं बल्कि शिलादित्य की उपाधि धारण की थी। शिलादित्य वह है जिसे विक्रम बल से अधिक शिल पसंद हो। वही शिल जिसे बुद्ध ने अपनी देशाना में प्रमुख स्थान दिया था। वो शिलादित्य ऐसे शिलवान निकले कि हर 5वें वर्ष अपना संपूर्ण खजाना गरीबों अरहतों को दान कर देते थे। हुएनसांग ने लिखा है कि उन्होंने गंगा के किनारे पर कई हजार स्तूपों 100-100 फीट ऊंचे बनवाए। सब स्थानों पर वहां जहां गौतम बुद्ध के कुछ भी चिन्ह थे संघराम स्थापित किए। अब इतिहासकार और इतिहास से सवाल है कि आखिर शिलादित्य के बनाए हुए हजारों स्तूप और संघराम कहाँ गए। हुएनसांग ने पूर्वी भारत में अशोक द्वारा निर्मित ताम्रलिपि, कर्ण सुवर्ण, समतट और पंडवर्धन में स्तूपों का उल्लेख किया है। महास्थानगढ़ अभिलेख से भी यह पुष्टि होती है।
बाद के पाल शासकों ने पूर्व भारत में बौद्ध धर्म का संरक्षण प्रदान किए। पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में पाल कालीन अनेक स्तूपों के अवशेष मिलते हैं। पाल वंश के बड़े राजाओं में देवपाल 810 ईस्वी से 850 शुमार है। उत्साही बौद्ध थे। 40 वर्षों का शासन था। सुजाता स्तूप का आखिरी पुनर्निर्माण इन्होंने ही करवाए थे। वहां के उत्खनन से प्राप्त एक अभिलेख से इसकी पुष्टि होती है। ये चित्र संख्या आप 9 में देख सकते हैं। पश्चिमोत्तर और उत्तरी भारत में स्तूप निर्माण की जो परंपरा सिंधु घाटी सभ्यता से चली थी, वह पाल कालीन पूर्वी भारत में 12वीं सदी तक अनवरत चलती रही। बौद्ध सभ्यता के प्रचार प्रसार का जो काम उत्तर में मौर्य ने किया, वही काम दक्षिण में सातवाहनों ने किया। अशोक के साक्षी अभिलेख प्राकृत में है, तो सातवाहनों की भी साक्षी अभिलेख प्रकृति में है। उत्तर में मौर्य काल तक संस्कृत के अभिलेख नहीं मिलते हैं, तो दक्षिण में भी सातवाहन काल तक संस्कृत के अभिलेख नहीं मिलते हैं। मौर्यों ने अनेक स्तूप, चैत्य और विहार बनवाए, तो सातवाहनों ने भी अनेक स्तूप, चैत्य और विहार बनवाए। अमरावती, गोली, जगयपेट्टा, घंटसाल, भट्टीपोलू, नागार्जुन, कोंडा जैसे स्थानों के स्तूप इन्हीं सातवाहनों के हैं। ये चित्र संख्या 10 में आप देख सकते हैं। बौद्ध स्थलों में से पूर्वोत्तर भारत में स्थित बौद्ध स्मारकों का जिक्र कम होता है। हिंदी इतिहासों में इसका उल्लेख अगण्य है। त्रिपुरा के सिपाहीजाला जिले में बोक्सानगर है। बोक्सानगर का प्राचीन नाम अभिलेखों के आधार पर विराग बताया जाता है। यह एक विराट बौद्ध स्थल है। इस विराट बौद्ध स्थल को खुदाई से पहले मनसा का स्मारक कहा जाता था। मनसा सांपों की देवी है। साल 1997 के जुलाई महीने में पुरातत्वविद डॉक्टर राजेंद्र दास यहाँ आए। उन्हें यहाँ गौतम बुद्ध की मूर्ति मिली। वो अनुमान कर लिए कि बोक्सानगर बौद्ध स्थल है और इसकी सूचना उन्होंने पुरातत्व विभाग को दे दी। पुरातत्व विभाग ने 2001 से 2004 तक बोक्सानगर की खुदाई की। खुदाई में विशाल बौद्ध स्तूप, चैत्यगृह, बौद्ध विहार, बुद्ध की कांस्य मूर्तियां, ब्राह्मी अभिलेखित सील तथा अन्य बौद्ध अवशेष मिले। ये चित्र संख्या आप 11 में देख सकते हैं। स्तूप विशाल और शानदार है। चैत्यगृह आयताकार और स्तूप के पूर्व दिशा में है। चैत्यगृह से पूर्व बौद्ध विहार है। बौद्ध विहार का गलियारा काफी लंबा है। गलियारा के दोनों ओर भिक्षुओं के लिए कमरे बने हैं। दक्षिण त्रिपुरा में पिलक है। पिलक का प्राचीन नाम पिरोग बताया जाता है। पिलक की पहचान भी बौद्ध स्थलों के रूप में हुई है। पिलक के उत्खनन से भी बौद्ध स्तूप और बुद्ध की अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई है। पूर्वोत्तर भारत कभी बौद्ध सभ्यता के प्रभाव में था। न केवल संपूर्ण भारत में बल्कि भारत के बाहर भी स्तूप बनवाए जाने की समृद्ध परंपरा रही है ना मजे की बात। वीडियो देखने के बाद आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इतिहासकार और इतिहास में क्या घालमेल है और कितना घोटाला है। वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मुन्नू राशि, SC, ST, OBC बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज मुन्नू राशि अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मुन्नू राशि।